हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो पीजीटी 2021 में आज हम जिस पेपर के मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे ये पेपर रहेगा पीजीटी बायोलॉजी फीमेल। और 16 जुलाई 2021 की ये शिफ्ट थी जिसकी टाइमिंग 9 से 12 थी। कंप्लीट पीडीएफ है, देखो ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी हम जो सॉल्व करेंगे वो मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बड़े इजी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आपको समझना है। बाकी देखो ये पेपर मैं कल ही मतलब अपलोड करता शूट करके, बट थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी तो फाइन आर्ट्स के बाद मैं कोई पेपर शूट ही नहीं कर पाया। और अभी भी थोड़ा मेरा गला ख़राब ही है, तो अगर बीच बीच में आवाज़ ख़राब हो जाए तो आप समझ जाना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बाकी देखो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, एक पाई चार्ट आपको दिखा रखा है और बता रखा है कि एक परिवार एक महीने में अपनी आय का कितना परसेंट किस मद पर खर्च करता है वो आपको दिखा रखा है। सवाल बड़ा सिंपल सा पूछा गया है कि भाई शिक्षा पर जो खर्च किया है और जो भोजन पर खर्च किया है तो उन दोनों का अनुपात बताना है। अब देखो आपको नज़र आ रहा है शिक्षा पर 15% खर्च किया है आय का, और उसी आय का 45% भोजन पर किया है। तो क्योंकि दोनों जगह पर आय सेम है तो आप सीधा सीधा परसेंटेज को भी कंसीडर कर सकते हो, और रेशियो जो आपको मिलेगा वो रहेगा 1:3। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है, परसेंटेज का है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहा है अपने टाइम का। समझते हैं, देखो कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या है 1500, लिखते चलते हैं साथ साथ। और इस 1500 में से ना देखो कुछ तो रहे होंगे मेल्स और बाकी रही होगी फीमेल्स। कितनी मेल्स है कितनी फीमेल्स है वो हमें नहीं पता। आगे कहता है कि पुरुषों की जनसंख्या 8% से और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। देखो मेल्स जो है इनकी पॉपुलेशन 8 से बढ़ रही है, 8% से, और फीमेल्स की बढ़ तो 10 से रही है, बट मैं उसको ऐसे लिखूँगा। और ये एक मतलब बहुत अच्छा मेथड है, आपको भी समझना है। बड़े नंबर को ना आप छोटे नंबर की फॉर्म में तोड़ के लिखा करो। अब आगे क्या करना है, देखो जैसे कि हमें बता रखा है कि भाई जनसंख्या बढ़कर 1630 हो जाएगी, तो कस्बे में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि मैंने 10% को 8 और 2 में तोड़ के लिखा है, तो अब आप इस 2 को ना बिल्कुल भूल ही जाओ। जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ भाई पुरुषों की जनसंख्या कितने से बढ़ी, आप बोलोगे 8 से बता रखा है। मैं पूछूं फीमेल्स की कितने से बढ़ी, तो भी आप ना 10 नहीं बोलोगे, 8 ही बोलोगे। और जब मेल्स और फीमेल्स दोनों ही 8-8% से बढ़ रही है, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि इसका मतलब पूरी पॉपुलेशन ही 8 से बढ़नी चाहिए। तो एक बार ये ना पूरी पॉपुलेशन को हम 8% से बढ़ाते हैं। पहले हम इसका 8% निकाल लेते हैं जो कि 120 आ रहा है, और 120 से बढ़ाने पर आप बोलोगे 1620 हो जानी चाहिए थी। बट ये पॉपुलेशन देखो जैसे कि आपको बता रखा है 1630 हो जाती है। यहाँ ना हम 10 लोगों को गिन नहीं पा रहे। उसका कारण आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने 2% भी अभी गिना नहीं है। तो ये 10 कुछ और नहीं है, ये फीमेल्स का ही ना 2% है। और अगर फीमेल्स का 2% आपको पता चल ही गया 10 है, तो आप यहाँ से टोटल फीमेल्स को भी निकाल सकते हो। तो 5 × 100 यानी कि 1500 में से भाई 500 फीमेल्स थी। और अगर यहाँ पुरुष भी पूछ लिए जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1500 में से आप 500 घटा लेना तो 1000 यहाँ पर पुरुष होंगे। तो चलते हैं बाकी अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है, बोट एंड स्ट्रीम से है। कहता है स्थिर पानी में नाव 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकती है। अब स्थिर पानी का मतलब इंग्लिश में देखो स्टिल वाटर होता है, और ऐसे केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ अपनी स्पीड से ही चलता है। तो नाव यानी बोट, उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रही है। तो बोट की स्पीड आपको यहाँ 7 दे दी। थोड़ा सा आगे आप पढ़ोगे तो धारा की गति यानी पानी की स्पीड आपको अलग से दे दी 3। और कहता है कि अभी हमें धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर यात्रा करने में और इसके आरंभिक बिंदु पर वापस आने में टोटल टाइम बताना है कितना लगेगा। अब देखो 60 किलोमीटर बोट जाएगी तो 60 वापस भी आएगी। अच्छा जाएगी विपरीत दिशा में, विपरीत में आप समझते हो B-W का केस रहता है। बट जब ये बोट वापस आएगी ना तो ये धारा की दिशा में आएगी जहाँ पर स्पीड बनती है B+W। अब देखो जैसे कि मैंने डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिखा है, तो आप समझ पा रहे हो टाइम मिलेगा आपको दोनों जगह से।
बस दोनों टाइम को आप ऐड कर लेना। अब बी माइनस डब्लू, जैसे कि 7 में से 3 गया 4, और बी प्लस डब्लू 7 और 3 10। तो जाने में तो लगे होंगे इस बोर्ड को देखो 15 घंटे, और वापस आने में लगे होंगे 6 घंटे। तो टोटल टाइम लग रहा है 21 घंटे। 21 इस सवाल का होगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है। आप कह सकते हो कि टाइम एंड डिस्टेंस से है। कहता है प्रारंभ में एक बस द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 40 किलोमीटर है। मतलब कि बस जो चलती है ना पहले घंटे, वो 40 किलोमीटर चलती है। लेकिन क्या होता है कि बस की स्पीड ना 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती ही जाती है आने वाले घंटों में। तो आप ऐसा कह सकते हो, देखो अगर 40 यहाँ पर बस ने पहले घंटे चला तो स्पीड भी 40 हुई। 2 से अगर हम इस स्पीड को बढ़ा दें तो 42 होगी, यानी कि 1 घंटे में भी बस 42 चलेगी। फिर आप 2 से बढ़ाओगे 44 चलेगी। ऐसे ही हमें 5 घंटे में बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो 5 तो देखो बहुत कम टाइम है, आप इसको मैनुअली चला लो इस तरीके से। और ये डिस्टेंस है 5 घंटे का, बस आपको टोटल करना है। अब टोटल या तो आप इसको मैनुअली कर लो एक एक करके, या फिर अगर आप समझ पा रहे हो तो ये एक एपी सीरीज़ है, समांतर श्रेणी। कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम है, यहाँ पर दो दो का चल रहे हैं। तो ऐसी सीरीज़ का जो एवरेज होता है भाई वो बीचों बीच होता है। और एवरेज अगर हमें बहुत जल्दी से पता चल ही जा रहा है तो बस आप इसको नंबर ऑफ़ टर्म से मल्टीप्लाई कर लो। टोटल 5 टर्म है, और यहाँ से हमें टोटल क्या मिलता है, सम। और सम का मतलब ही यहाँ पर डिस्टेंस से होगा। तो टोटल 220 किलोमीटर ये बस चलेगी 5 घंटे में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है परसेंटेज का। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला जो पेपर मैंने सॉल्व कराया था वहाँ भी ये क्वेश्चन था। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको भी आपके पेपर में मिले। कहता है कि यदि एक पेन के मूल्य में 12.5% की कमी कर दी जाती है तो टीम 112 रुपये में 2 पेन अतिरिक्त खरीद सकती है। इस बात को आप समझो, देखो ऐसा नहीं है कि 112 रुपये में 2 पेन आ रहे हैं ना। 112 रुपये में पहले कुछ सामान आ रहा था अगर एक्स, तो अब 112 में सामान आ रहा है एक्स प्लस 2। कहने का मतलब है दोनों बारी आप खर्च तो 112 रुपये कर रहे हो, बट अब आप 2 पेन ज़्यादा खरीद पा रहे हो, और उसका कारण आप समझ रहे हो क्योंकि रेट कम हो गया। तो कैसे इसको करना होता है, देखो 12.5 की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए जो कि 1/8 होती है। और यहाँ ना आप एक प्राइस का रेशियो बनाओ कि भाई अगर एक पेन पहले 8 का था, अब 1 से वो रेट कम हो गया, यानी कि अब 7 रुपये पेन का रेट हो गया। और जैसे कि मैंने आपको समझाया दोनों बारी आपने खर्च बराबर किया है। तो ऐसे में क्या होता है, जब खर्च बराबर होता है कंजम्पशन का उल्टा रेशियो बनता है, मतलब खपत का रेशियो उल्टा बनता है। आप बोलोगे कि अगर पहले 7 पेन आ रहे थे तो अभी 8 पेन आ रहे हैं, यानी 1 पेन ज़्यादा। बट असल में आ रहे हैं 2 पेन ज़्यादा। तो 1 की वैल्यू 2 है, तो 7 की वैल्यू देखो 7 गुना 2 होगी, और की वैल्यू 8 गुना 2 होगी। कहने का मतलब क्या है कि पहले आते थे 14 पेन, कितने रुपए में, 112 में। अभी कितने पेन आ रहे हैं, आप बोलोगे 16 पेन, और ये 16 पेन भी कितने में आ रहे हैं, ये भी 112 में। अब देखो इसने हमसे पूछा क्या है, इसने पूछा है आरंभिक मूल्य। तो आरंभिक मूल्य तो एक पेन का देखो ऐसे निकलेगा, और घटा हुआ मूल्य ऐसे निकलेगा। तो बस हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 14 से ये नंबर 8 बारी में कट रहा है, तो इसका मतलब पहले एक पेन ना 8 रुपये में आता था, यही इसका आंसर है। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आपको उसी पाई चार्ट पे क्वेश्चन मिल रहा है। अभी ये क्वेश्चन हमने और भी किया था। इस क्वेश्चन में पूछता है कि भाई 25,000 रुपये अगर इस परिवार की है कुल आय, तो बताओ किराए और भोजन पर मिलाकर कुल कितना खर्च किया है। अब किराए और भोजन पर आप देख पा रहे हो 59% खर्च किया है। तो बस आप 59% निकाल लो कुल आय का, यानी कि 25,000 का। तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेना, और बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा 14,750। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है। कहता है कि यहाँ पर एक तो पाइप ए और बी है, और ये दोनों ना भरने वाले हैं पाइप टंकी को। एक भर सकता है 10 घंटे में, दूसरा भर सकता है 20 घंटे में। जबकि एक और पाइप यहाँ पर सी है, और ये खाली कर सकता है पूरी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में।
अब सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो जो कि 60 होगा। इसका मतलब है 60 इकाई पानी आता है इस टंकी में, और 10 घंटे में पाइप ए भर सकता है, भरने वाला है तो प्लस 6 क्षमता होगी ए की। बी भी भरने वाला है तो प्लस की 3 क्षमता होगी, और सी क्योंकि खाली करने वाला है तो माइनस की 5 क्षमता होगी। तो जब ये बिल्कुल टंकी खाली थी, हमें भराना 60 पानी है, और तीनों को एक साथ खोला है तो 6 9 जरूर भरेंगे, बट 5 उसमें से बाहर भी होता जाएगा। तो नेट 4 की क्षमता से पानी भरता चलेगा, और टोटल टाइम जो इस टंकी को भरने में लगेगा वो होगा 15 घंटे। आसान सवाल था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, जैसे कि भाई आपने पहले भी देखा होगा, हमें यहाँ फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, और तरीका एक ही बचता है। देखो आपको डिवाइड ही करके देखना होगा, और बहुत जल्दी से कर भी सकते हो आप, जैसे यहाँ करते हैं। देखो 15 एक कम 15, बच गया 8। फिर आपने डेसिमल लगाया 0, 15 गुना 5 75, लगभग 1.5 आया। यहाँ आप डिवाइड करोगे 48 एक कम 48, बचा 2 और 35 यानी 37। डेसिमल लगा के एक और 0 लोगे जब यहाँ, तो आप समझ रहे हो कि 48 देखो 5 बारी में 240 बनाता है, और 240 से बड़ा है तो मतलब 1.5 से तो ये बड़ा ही होगा। इसको तो हटा ही देते हैं, हमें स्मॉलेस्ट चाहिए। अब ऐसे ही देखो यहाँ डिवाइड करते हैं, तो 123 एक बारी में 123 बनाता है, बचा 12। आप डेसिमल लगाओगे अभी भी नंबर छोटा है, फिर एक और 0 लोगे तब जाकर देखो आप समझ रहे हो 123 को 10 बारी पड़े तो 1230 होते हैं, यानी 9 बारी काटेगा। तो इसे भी काट दो आप, क्योंकि इससे छोटा भी आपको मिल चुका है। अब बस इसको और देख लेते हैं, जैसे कि 795 एक बारी तो पूरा डिवाइड कर सकता है, बचेगा 5 और 12 17। फिर आप डेसिमल लोगे, एक ज़ीरो बढ़ाओगे, फिर एक ज़ीरो लेके एक और ज़ीरो बढ़ाओगे। अब आप समझ रहे हो देखो कि 795 को अगर आप 800 भी समझते हो तो ये 2 बारी में कर सकता है, और यही सबसे छोटा है, तो आंसर रहेगा 812/795। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको नज़र आ रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आपको बता रखा है कि यदि साधारण ब्याज की खास दर पर 3 वर्षों में मूलधन इतने रुपए हो जाता है, और 4.5 वर्षों में मूलधन इतना हो जाता है। अब देखो मूलधन जैसे कि आप समझ रहे हो अमाउंट होता है जो कि बनता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से। इसके अलावा मूलधन और मूलधन का जो अंतर होता है वो होता है ब्याज। तो जब आप इन दोनों का अंतर करोगे 15,240 और 16,860 का, तो देखो आपको कितना मिलेगा, 0 और 2, 6 और 1, 1,620 रुपये इनका अंतर है, जबकि टाइम का अंतर आप देख पा रहे हो 1.5 वर्ष है। तो आपको ना 1.5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया 1,620। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि 3 साल का बताओ, चलो आप बोलोगे उठा के डबल कर दो, और 1,620 का डबल होगा 3,240। अब 3 साल का देखो मैंने इसलिए बनवाया है क्योंकि मूलधन 3 वर्षों में इतने रुपए हो रहे हैं, और मूलधन जैसे कि दो चीज़ों से बनता है, एक तो प्रिंसिपल और 3 साल का इसमें ब्याज भी होगा, और 3 साल का ब्याज 3,240 हमने निकाल ही रखा है। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल जो है ना वो तो होगा 12,000। अब साथ साथ आप एक चीज़ और बता दो बस कि 1 साल का ब्याज कितना होगा। तो आप इस 3,240 को भाई 3 से डिवाइड कर लो, तो आप बोलोगे 1,080। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा जा रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 1 वर्ष की ब्याज दर। तो 1 वर्ष का ब्याज आपको ऊपर रखना है, 1,080 है जो कि ब्याज मिलता प्रिंसिपल पे है, तो आप नीचे प्रिंसिपल रखोगे, और परसेंट में निकालना है तो इंटू 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप समझ पा रहे हो 12 नी में 108, तो 9% यहाँ पर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको नज़र आ रहे हैं। कहता है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, और लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। ये छोटे छोटे सवाल भी कई बार ये ना बहुत कंफ्यूजिंग से हो जाते हैं, तो इनमें एक प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए। अब ऐसे मान लो कि भाई ये जो दुकानदार है, इसको 1 ग्राम चीनी खुद पड़ती है 1 रुपये में। तो अब आप ये बताओ इसने सामान बेचा कितना है, 950 ग्राम। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये 900 ग्राम सामान इसको खुद कितने का पड़ा होगा, आप बोलोगे 950 रुपये का।
और देखो इसने जो बेचा है ना ये सामान, वो 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर बेचा है। तो 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, तो यानी कि ये सामान ना 1000 में बेचा होगा। अब 950 रुपये में खुद खरीदा और 1000 में बेचा, तो आप समझ पा रहे हो 50 रुपये कमा लिए। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP और इनटू 100। तो जब आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करोगे, 5 से नंबर 19 पर ही कटा, 100/19 इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन है। 480 का 45% निकालते हैं। यहाँ पर देखो 480 गुणा में 45/100। देखो एक एक यहाँ से ज़ीरो कैंसिल आउट हुआ। 5 से आप 9 बारी काटोगे, 5 से 2 बारी काटोगे, 2 से 24 बारी, तो 24 गुणा 9 आप समझ रहे हो 216। यानी कि यहाँ से आपको मिल गया 216। 18 का स्क्वायर आप समझते हो 324 होता है। इसके अलावा देखो ये 17 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर आप समझ पा रहे हो, ये होता है देखो 289। और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो आपको करना क्या है, माइनस का 289 प्लस का 100 होता है माइनस का 189। लेकिन जब यहाँ आप ले आओगे तो प्लस का 189 हो जाएगा। और इक्वल्स टू है ये एक्स स्क्वायर के। तो आप इसको जोड़ो और पहचानो ये किसका स्क्वायर है। तो देखो 324 और 216 होता है आपका 540, और 540 में 189 आप जोड़ोगे तो बना 729। और 729 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे 27 का। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, और काफ़ी मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी HCF का। 3 नंबर्स आपको दे रखे हैं और कहता है एक नंबर ऐसा है कि जब वो इन तीनों को डिवाइड करे तो बराबर बराबर रिमाइंडर बचेगा। कहने का मतलब है वो नंबर इनको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो कम्प्लीटली डिवाइड किसको कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको ना डिफरेंस लेना होता है 3 नंबर से। तो 3 ही डिफरेंस बनेंगे। पहला डिफरेंस 102 और 141 का, जो कि होगा 39। उसी तरीके से 141 और 258 का जब आप करोगे डिफरेंस, तो आपको मिलेगा 711 यानी 117। और ऐसे ही डिफरेंस आपको 102 और 258 का भी लेना है, जो कि 156 होगा। तो मतलब जिस नंबर की यहाँ बात हो रही है बड़ी से बड़ी संख्या, वो डिफरेंस को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकती है। अब आपका काम है इन तीनों का HCF निकालना। और आपको नज़र आ रहा है कि इन तीनों को काटने वाला बड़े से बड़ा नंबर 39 ही है। और मान लो भाई किसी को नहीं भी नज़र आ रहा, तो वो देखो ऐसे निकाल सकता है HCF। जैसे कि उसको 3 से तो ये नंबर कटते नज़र आ ही रहे हैं। ये 13 बारी कटा, ये 3 से 39 बारी कटा, और ये 3 से कटा 52 बारी। अगली बारी उसे अब 13 से कटते नजर आ जाएंगे। जिस नंबर आप काट रहे हो ना, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते चलना। 13 से काट रहे हो आप, इतना आ गया। अब यहाँ देखा आपने कि अब नहीं कट रहे पर, तो बस हमने जिस जिस नंबर से काटा उनको मल्टीप्लाई करने से भी HCF आ जाते हैं। 39 इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको नज़र आ रहा है। पहले भी एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन रहे। लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपको ना 2 बेस नज़र आ रहे हैं, 8 और 13। तो राइट हैंड साइड में भी आप कोशिश करो 8 और 13 ही बेस बनाओ, तब जाकर हम पावर्स को ना मतलब आपस में बराबर कर सकते हैं। जैसे कि आप समझ पा रहे हो 64 को आप लिख सकते हो 8 की पावर 2, और वही 2 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 बन जाएगा। अब देखो यहाँ भी 8 है, सेम बेस है, पावर से ऐड हो जाती है, तो मैं यही ऐड कर देता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ +a/4। अच्छा, इनटू में 13 की पावर 8 + b। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे था 8 और 13, वैसे ही हमने राइट हैंड साइड में बना दिया। अब आप करो क्या, इन दोनों पार्ट्स को ना आपस में रिलेट करो, तो इनके बेस से बेस कैंसिल हो जाएंगे, और आप पावर्स को इक्वल कर दो। मतलब 2/3 को आप दिखा दो 2/3 प्लस 1a/4 के बराबर। तो यहाँ से आपको एक ही वैल्यू ना देखो ज़ीरो मिल रही है। भाई 2/3 इधर आएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, और अगर ज़ीरो बराबर a/4 के है तो आप समझ रहे हो a की वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। अच्छा देखो, अब आप इन दोनों को जैसे बराबर करोगे तो यहाँ से आप b की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा है a गुणा b।
जब ए ज़ीरो हो गया तो बी कुछ भी हो, बट आंसर तो ज़ीरो ही रहेगा, तो आंसर इस क्वेश्चन का ज़ीरो रहेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखा रखा है, ग्राफ यहाँ दिखा रखा है, और इस ग्राफ में आपको बताया है कि भाई रोज़ाना आय वाले कितने परिवार हैं और कितना कितना वो मतलब कमाते हैं रोज़ाना। जैसे कि ये जो नज़र आ रहा है, 1,000 रुपये रोज़ाना कमाने वाले 350 परिवार हैं। इस तरीके से आपको डाटा दिखा रखा है। सीधा क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा है। कहता है कितने परिवार की आय 2,000 रुपये से कम नहीं है। इसका मतलब है 2,000 भी चलेगी और 2,000 से ऊपर भी, लेकिन 6,000 रुपये से कम हो। तो गिनना शुरू करते हैं। देखो 2,000 वाले हमें चाहिए, 2,000 से ऊपर वाले भी चलेंगे, लेकिन 6,000 तक चाहिए, मतलब 6,000 वाले भी नहीं चाहिए। तो बस आपको इतना जोड़ना है, जैसे 400, 250, 650 हुआ। 650 में आप 600 जोड़ोगे 1,250, और 300 जोड़ोगे तो 1,550। तो ऐसे भाई 1,550 परिवार है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको नज़र आ रहा है, LCM HCF का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक प्रॉपर्टी में पहले ही बता रहे तो आपको, जैसे दो नंबर्स है A और B, तो ए और बी का प्रोडक्ट यानी गुणनफल बिल्कुल उतना ही होता है जितना इनके HCF और LCM का होता है। ये प्रॉपर्टी आपने ज़रूर पढ़ी होगी। तो देखो हमें यहाँ दोनों नंबर्स का ना प्रोडक्ट दे दिया 2196, और हमें दोनों नंबर्स का HCF भी दे दिया 18, और LCM पूछा है। तो मतलब बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 18 जितनी बारी में इसको काटेगा वही LCM होगा। अब काटते हैं इसको, 18 से एक बारी काटोगे आप 18, बचा 3 9, 2 बारी 36 और 2 बारी 122 यहाँ पर होगा LCM। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ बताया कि भाई 7 संख्याओं के औसत की गणना 59 के रूप में की जाती है। देखो टोटल यहाँ पर 7 नंबर्स हैं जिनका एवरेज बता रखा है 59। अब देखो बताया कि भाई गलती है यहाँ पर, एक गलती क्या है कि 27 हमें लेना था एक नंबर को, मतलब जो हमें लेना था सही वो 27 था, बट गलती से हमने इस नंबर को ना 83 लिखा हुआ है। तो ये गलती ठीक करने के बाद आपको बताना है सही औसत क्या होगा। अब इसके देखो दो तरीके, एक तो डिटेल और दूसरा तरीका है कि आप बिल्कुल शॉर्ट में काम कर सकते हो। डिटेल क्या होगा देखो मैं आपको बता देता हूँ। आप 7 की ना मल्टीप्लाई करो 59 में, जिससे आपको पता चल जाए इन सभी 7 संख्याओं का गलत योग। फिर आप उसमें से 83 को हटाओ और उसकी जगह 27 को लो, तो एक नया योग आ जाएगा। और जो भी ये नया योग है वापस इसको 7 से डिवाइड कर दो, एवरेज आपको मिल जाएगा। बाकी देखो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको बता रखा है कि जो गलत एवरेज है वो तो 59 है। आप एवरेज से एवरेज को ठीक करो। देखो कैसे, आपको गलती क्या सुधारनी है कि भाई इस 83 की जगह 27 लेना है। तो 83 में से आप 27 घटा के देखो, आपको पता चलेगा 56, यानी कि 56 आपको योग घटाना होगा। और आप एक काम करो, ये 56 तो देखो योग है, इतना तो योग घटाना है। अगर आप इसी को ही औसत बना लो, जैसे कि 7 नंबर है, तो आप बोलोगे कि भाई एवरेज में से 8 घटाना है, तो बस 8 आप इसमें से घटा लो, तो नया एवरेज या सही एवरेज आपको मिल जाएगा 51। चलते हैं बाकी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 है देखो, ये पहले भी मतलब पेपर में आया है, हालांकि यहाँ पर ये कुछ सवाल गलत है, इसका आंसर गलत दिया जा रहा है। आपको मैं समझा रहे तो देखो इसका पूरा कॉन्सेप्ट। एक यहाँ पर ना रेक्टेंगुलर शीट है, एक आयत है, मतलब एक तरीके से, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है देखो 21 और चौड़ाई आपको दे रखी है 10। तो यहाँ तो हमसे कहा जा रहा है कि इसके लंबी भुजा को अक्ष मानकर अक्ष पर घुमाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये देखो लंबाई है इसकी, और आप इसकी मतलब चौड़ाई को ना मिला दो, मतलब इन दोनों साइड्स को आप मिला दो। तो जब आप इनको मिलाओगे तो आपको ना एक सिलेंडर बनता नजर आएगा। आप बेशक इसको करके देखना, कोई भी एक शीट उठा लो आप A4, और उसकी दोनों चौड़ाई को जब आप मिलाओगे तो ये ऐसा एक सिलेंडर बनता नजर आएगा। अब होता क्या है देखो, ये जो चौड़ाई है ना इसकी,
तो ये तो बन जाएगी इसकी हाइट सिलेंडर की, यहाँ मैं लिख सकता हूँ हाइट जो है 10 होगी। लेकिन ये जो इसकी लंबाई थी ना, अब ये लंबाई देखो मुड़कर ऐसे बन गई, और ये कुछ नहीं है, मतलब जो बेस है सिलेंडर का, आधार है जो कि सर्कल होता है, तो ये सर्कल का नाम सरकमफेरेंस है, मतलब परिधि है। और परिधि आप समझते हो 2 पाई r होता है, तो आप 2 पाई r को यहाँ पर क्या समझोगे, लंबाई, यानी कि 21। और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो देखो रेडियस को, और रेडियस भी जब आपके पास आ जाएगी और आपके पास ऊंचाई भी होगी तो आप समझते हो πr²h, ऐसे आप आयतन निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिलेगा, सारे ऑप्शन गलत है ये। एक दूसरा केस इसमें और होता है, देखो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अभी तो हमने घुमाया था इसके लंबाई के अनुदिश, दूसरा होता है इसके चौड़ाई के अनुदिश घुमा के कैसे बनेगा। देखो अगर जो बोलेगा वो कि भाई चौड़ाई के अनुदिश घुमाना है, तो आप दोनों लंबाइयों को पकड़ के मिला दो इसकी, और ये फिगर देखो आपको ना ऐसी बनती नजर आएगी। और फ़र्क सिर्फ इतना सा पड़ेगा, अब जो लंबाई है वो इसकी हाइट होगी, और जो इसकी चौड़ाई, जैसे कि वो चौड़ाई यहाँ पर 10 है, तो आप इसको ना बराबर कर देना 2 पाई r के, क्योंकि अब की बारी चौड़ाई इसकी सरकमफेरेंस बन जाएगी सर्कल की। तो फिर से h और r आपको मिल जाएगा और आप इसका आयतन निकाल सकते हो। तो आपके पेपर में अगर ये सवाल आया तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, बट इसका आंसर गलत है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपको नज़र आ रहा है, कहता है कि दो बेलन है ए और बी। लिख देते हैं यहाँ पर, एक बेलन का नाम ए है और दूसरे का बी है। दोनों की रेडियस जो है वो हमें बता रखी है किस रेशियो में, 4:7 में। और हाइट का रेशियो भी हमें बता रखा है, ऊंचाई का 7:5। और कहता है कि भाई बेलन बी और बेलन ए के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो आपको पता होगा, बेलन का 2 पाई r h होता है, और हमें दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो 2 पाई तो आप लो ही मत, दोनों जगह से कैंसिल ही होने हैं, आर और एच से मतलब है। और पहले बी की बात हो रही है तो आप बी का लिख लो पहले, आर और एच, जो कि 7 × 5 होगा। उसके बाद आप ए का लिख लो 4 × 7, और 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, तो दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात मिलेगा 5:4। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी रेशियो का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सिक्के वाला। कहता है कि भाई एक बैग में एक तो 1 रुपये, दूसरा 50 पैसे, और तीसरा 25 पैसे के ना सिक्के हैं। और इन सिक्कों का ना आपको देखो अनुपात दे रखा है, कॉइन्स का एक रेशियो आपको दे रखा है। क्या रेशियो है ये, 3:4:8। बाकी आपको ये भी बता रखा है कि इस पूरे बैग में जो पूरा पैसा है मिलाकर वो 840 रुपये है। और अभी पूछ रहा है कि 50 पैसे के यहाँ पर कितने सिक्के होंगे। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि भाई 3 और 4 7 और 8 15, उनको लगता है कि ये वैल्यू 15 की है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेशियो आपको दे रखा है ना, देखो ये कॉइन्स का है और ये है अमाउंट, तो बात को समझो, फ़र्क है। 840 जैसे कि यहाँ पर अमाउंट है, तो आपको रेशियो तैयार करना होगा अमाउंट का, और वो बिल्कुल आसान है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कॉइन्स का रेशियो तो जैसे आपके पास है ही, तो इसी रेशियो से अब आप अमाउंट का बनाओ। जैसे 1 रुपये के भाई 3 सिक्के हैं, तो आप बोलोगे 3 रुपये बनेंगे। उसी तरीके से 50 पैसे के 4 सिक्के आप समझ पा रहे हो 2 रुपये बनाते हैं। और 25 पैसे के देखो 4 सिक्के तो 1 रुपये बनाएंगे, और 8 सिक्के 2 रुपये बनाएंगे। तो अगर 3 4 और 8 के अनुपात में है सिक्के, तो पैसा यहाँ बनेगा 3 और 2 5 और 2 7 रुपये। जबकि पैसा आपको बता रखा है 840। तो 840 जो है वो 7 की वैल्यू है, 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपको 1 की वैल्यू 120 मिल जाएगी। अब देखो 50 पैसे के सिक्के जो आपको 4 नज़र आ रहे हैं, तो वो भी 4 नहीं होंगे, 4 × 120 होंगे। तो 50 पैसे के यहाँ पर ना 480 सिक्के आपको मिलेंगे। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है कि 4 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 13:21:10:25 है। अगर आप इन सबको जोड़ते हो
तो कितना मिलेगा देखो, 13 और 21 आप समझ रहे हो, 44 हो गया, सॉरी 34। 34 और 10 54, और 54 में आप जोड़ोगे, अब फिर से जोड़ते हैं एक बारी, 13 और 21 होता है आपका 34, 44, 49, 59, 69 बन रहा है ये, 69। जबकि हमें देखो इन चारों को ना औसत दे रखा है 69, औसत है। अगर मुझे योग चाहिए चारों का तो 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एक्चुअली में योग इतना है और अपना इतना बन रहा है रेशियो के हिसाब से। तो आप समझ पा रहे हो, एक की वैल्यू आपको 4 मिल गई, 69 से 69 तो कट ही गया। अब कहता है कि भाई सबसे बड़े व्यक्ति का और सबसे छोटे व्यक्ति, इन दोनों की आयु का अंतर बताओ। तो देखो 25 और 10 का अंतर 15 होता है, और एक की वैल्यू 4 है, तो 15 की वैल्यू आप समझ पा रहे हो 60 होगी। 60 वर्ष होगा इस सवाल का आंसर। और यहाँ पर ये पेपर ख़त्म होता है। बाकी जल्द मिलते हैं किसी अगले पेपर के साथ, जब तक आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू।